हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आपका आदर्श क्लास एज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज यहाँ पर कक्षा 10 का पहला चैप्टर के क्वेश्चन सरल करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अगर आपने इससे आगे वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लास देखना और कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको वो क्लास कैसी लगी। यदि आपको इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर पहला दे रखा है 140। 140 का गुणनखंड करना है। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दोगे 7 और ये 70। फिर 2 का दिया 35, 35 में 5 का देंगे तो 7 और 7 में 7 का दिया 1। तो मैं 140 की जगह लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पर 2 बार आ रखा है तो 2 की घात लिख दूंगा 2 × 5 × 7। फिर आगे दूसरा दे रखा है 156। 156 का आप पहले करोगे गुणनखंड। 156 के अंदर पहले आप पीछे सम संख्या आ रखी है तो सम संख्या भाग दोगे तो 2 का भाग दिया, ये जा रहा है 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16। फिर इसके अंदर फिर पीछे सम संख्या आ रखी है तो 2 का भाग दूंगा, ये जाएगा 3 और 9। फिर इसके अंदर पीछे विषम संख्या आ गई तो विषम संख्या का भाग दोगे तो 3 का भाग दूंगा तो ये 1 और ये 3, 13। अब 13 के अंदर 13 का जाएगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। तब मैं 156 की जगह लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पर 2 बार आ रखा है तो 2 की घात 2 × 3 × 13। आगे दूसरा दे रखा है 3825। अब 3825 की जगह पहले तो आप इसका गुणनखंड करोगे 3825। अब पीछे सबसे छोटी संख्या भाग दोगे इसका 3 का, तो 3 का भाग जाएगा ये 1, ये 2, 7 और 5 बार। फिर इसके अंदर 3 का और भाग दोगे तो ये भाग जाएगा 4 और 2 और 5। अब पीछे 5 आ रखा है तो इसके अंदर भाग दोगे आप 5 का। 5 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 8 और 5 85 बार। फिर 85 के अंदर 5 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 1 और 7 17 बार, और 17 के अंदर 17 का जाएगा क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। तो मैं 3825 की जगह लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब यहाँ पर 3 2 बार आ रखा है तो 3 की घात लिख दूंगा 2। फिर 5 भी 2 आ रखा है तो 5 की घात भी लिखूंगा 2 और फिर 17 का 17। आगे चौथा पॉइंट आपको दे रखा है 5005। अब 5005 के अंदर पहले आप 5 का भाग दोगे, ये 1 0 0 1, और उसके बाद इसके अंदर 7 का भाग दोगे तो ये आपका आएगा 1 और 4 और 3। अब इसके अंदर भाग जाएगा आपके 10 जाएगा ना 11 का। 11 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 1 और 3 13 बार, तो 13 के अंदर 13 का भाग दूंगा 1। अब मैं 5005 की जगह लिख सकता हूँ 5 × 7 × 11 × 13। आगे है 5वां और अंतिम पॉइंट है आपके 7429। 7429 का पहले आप करोगे गुणनखंड 7429। अब 7429 के अंदर भाग आपके 13 का जाएगा नहीं, 14 का जाएगा नहीं, 15 का, 17 का भाग देते हैं पहले। तो 17 का भाग दूंगा तो ये 17 4 बार, और उसके बाद ये 3 और 7 437, और 437 के अंदर भाग जाएगा 17 का जाएगा नहीं और नए 18 का, सीधा भाग देता हूँ 19 का। 19 का भाग दिया तो ये 19 दूनी 38, ये 2 और 3 23 बार, और 23 में 23 का भाग जाएगा, 23 एक अभाज्य संख्या है। तो मैं 7429 की जगह लिख सकता हूँ 17 × 19 × 23। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में आपको इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और HCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या गुणनफल और HCF दोनों क्या है बराबर है या नहीं। ये आपको जांच करना है। पहले आपको 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात करना है। 26 और 91, पहले आपको काम करना है कि 26 का गुणनखंड करना, 2 का भाग दूंगा 1 3 13 बार, और 13 में 13 का जाएगा, ये आ गया 1। तो मैं 26 बराबर लिख सकता हूँ 2 × 13। आगे 91 का करना है आपको गुणनखंड। अब 91 का गुणनखंड करना है तो 91 में सबसे छोटी संख्या में भाग दूंगा इसके अंदर 7 का भाग दिया, ये भाग गया 13 बार, और 13 बार भाग गया तो इसके बाद में इसके अंदर 13 में 13 का जाएगा 1। तो 91 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 × 13। अब आपको पहले तो HCF ज्ञात करना है, उसके बाद LCM ज्ञात करना है। तो 26, 91 का HCF क्या होता है, आपने पहली क्लास में देखा होगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यहाँ पर भी 13 आ रहा है और यहाँ पर भी 13 आ रहा है, तो इसमें छोटी घात ले लोगे आप पहले 13। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 नहीं। तो 26 और 91 का HCF आपका आ गया 13। उसके बाद आपको LCM ज्ञात करना है 26 और 91 का LCM। अब LCM कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही है, तो ये 13 आ गया। उसके बाद 2, उसके बाद 7, इनको आपस में गुणा करोगे 13 13 26, 26 को 7 से गुणा करोगे तो ये आपके आएगा 182।
26 और 91 का HCF आपके आ गया 13 और 26 और 91 का HCM आपके आ गया 182। अब आपको जांच करनी है, जांच के अंदर क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनखंड करना है और बराबर HCF और HCM का गुणनखंड करना है। दोनों अगर बराबर आ रहा है तब तो आपने जो HCM और HCF ज्ञात किया वो सही है, अन्यथा आपके गलत है। तो जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए आपके HCF इंटू LCM। दोनों संख्या कौन कौन सी, एक तो संख्या आपके 26 और इंटू 91, ये बराबर होनी चाहिए किसके, HCF कितना है 13 और LCM है आपके 182। 26 और 91 का गुणा करते हैं, ये गया 6 2, फिर यहाँ गुणा का निशान 5 नहीं 45 और 54 4 और 5 23 और ये 6 और ये आपके कितना हो गए 6 और 2 और 3। तो इन दोनों को संख्या को गुणन कराया तो ये आ रहे हैं 2366। अब आपको इन दोनों को गुणा करवाने, 182 को गुणा करवानी है आपको 13 से, 6 4 2 3 2 5 इंटू 2 8 1 6 6 8 5 3 1 और 2, ये भी आपके आ रहा है 2366। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये प्रूफ हो गया कि जो आपने LCM और HCF ज्ञात किया है वो सही है। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल है जिसके अंदर आपको दे रखा है 510 और 92 का LCM और HCM ज्ञात करना है और उसके बाद इसकी जांच करनी है। तो यहाँ पर 510 का पहले आप करोगे गुणनखंड। 510 के अंदर पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दूंगा तो ये भाग जा रहा है 2 और 5 255 के अंदर। अब 255 के अंदर मैं भाग दूंगा 3 का, तो 3 का भाग दूंगा तो ये जा रहा है 85 बार, और 85 के अंदर मैं भाग दूंगा 5 का तो ये जा रहा है 17 बार, और 17 में 17 का भाग जाएगा, ये गया 1 बार। तो मैं 510 बराबर लिख सकता हूँ इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब आ गया है 92 के अंदर पहले तो आप गुणनखंड करोगे, 2 का भाग दिया 92 के अंदर तो ये भाग आपके जा रहा है 4 और 6 46 बार, और 46 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जा रहा है 23 बार, और 23 के अंदर 23 का भाग जाएगा क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। तो मैं 92 बराबर लिख सकता हूँ 2 इंटू 23। अब आपको इन दोनों संख्या की पहले तो HCF ज्ञात करना है और उसके बाद इसका LCM ज्ञात करना है। तो 510 कोमा 92 का HCF, इसका HCF ज्ञात, HCF आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि जो उभयनिष्ठ आ रहा है और उसकी छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पर दो बार आ रखा है तो मैं इसको 2 की घात 2 इंटू 23। अब यहाँ पर देखो यहाँ 2 1 है, 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो इस दोनों में से ये लेना आपको 2, और उसके बाद 510 और 92 का LCM। अब LCM उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके बड़ी घात वाला ये हो गया 2 की घात 2 इंटू, उसके बाद ये जितनी भी पीछे सारी संख्या बची वो लेनी है 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23। अब इनको आपस में गुणा करवानी है, 2 का वर्ग होता है 4, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, और 12 को गुणा करनी है आपको 5 से, 12 5 60, 60 को गुणा करवानी है 17 से, और 17 को गुणा करवानी है 23 से। तो पहले हम 60 को 17 से गुणा करवा देते हैं, ये 0 और 42, और फिर 1 से कराएंगे 0 1 और ये 0 2 और ये 10, 1020 को आपको गुणा करवानी है 23 से। तो ये हो गया आपके 0 6 0 3 और उसके बाद 0 2 और 2 नहीं 4, और 2 को 0 से गुणा करो 0, ये गुणा करो 2, तो ये हो गया आपके 0 6 4 2 3 और 2, तो ये आपका हो गया 23,460। तो इन 500 और 92 का LCM आया आपके 23,460। अब आपको जांच करनी है, जांच के लिए दोनों संख्या का गुणनफल, जांच दोनों संख्या मान लेते हैं, एक संख्या A और एक संख्या होगी B। तो A संख्या तो होगी 510 और B वाली होगी 92, तो दोनों संख्या का गुणनफल ये बराबर होना चाहिए आपके HCF इंटू LCM के। तो पहले दोनों संख्या कौन कौन सी, एक तो है 510 और 92, 510 इंटू 92 बराबर, इनको HCM और LCM से गुणा करवानी है। तो HCF तो आप आ रखा है 2 और LCM आ रखा है 23,460। पहले हम इन दोनों को गुणा करवा देते हैं, दोनों संख्या 510 और 92 को पहला गुणा करवाते हैं, 510 इंटू 92, ये हो गया 0 2 510 1, ये 0 और 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 और 5 नहीं 45,
ये 0 2 9 6 4, यह आपके आ गया 46,920। 510 और 92 को गुणा करवाने पर आ रहे हैं 46,920। अब हम इन दोनों को HCF और HCM को गुणा करवाते हैं। HCF आपके 2 और HCM है 23,460। 23,460 को गुणा करवानी है आपको 2 से, तो ये हो गया 0 और बीच में 12, 1 8 और 1 9 6 और ये हो गया 4। ये भी आपके आ रहे हैं 46,992। दोनों बराबर है, दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो HCF और HCM निकला वो सही है, अन्यथा आपके ये गलत है। तो पहले आपको करना क्या है, 510 का गुणनखंड करना है और फिर 92 का गुणनखंड करना है। उसके बाद आपको इसका HCF निकालना है और HCF ये होता है कि जो कॉमन आ रहा है उसकी सबसे छोटी घात वाला लेना है। बाद में 510 और 92 का HCM निकालना है। HCM जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी घात और साथ में जो पीछे जो भी संख्या बच गई उन सारों सभी संख्या लेनी है। उनके बाद आपस में गुणा कराने पर यह आपके आ गया 23,460 और HCF आपके आ गया 2। अब आपको जांच करनी है। जांच के अंदर अगर दोनों संख्या का गुणनफल और HCF और HCM बराबर आ रहा है तब तो आपके सही है, नहीं तो आपके गलत है। तो दोनों संख्या मैं मान लेता हूँ A इंटू बी, फिर इधर HCF इंटू HCM। तो A की जगह 510 और B की जगह 92 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 23,460। दोनों को गुणा कराने पर दोनों संख्या बराबर आ रही है। पहले तो गुणनखंड करके और इनका HCF और HCM निकालना है। तो 336 के गुणनखंड करते हैं। तो 336 के अंदर पहले हम भाग देंगे 2 का। 2 का भाग जा रहा है ये 1 6 और 8 बार। फिर हम इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जा रहा है 8 और ये 4 बार। 4 के अंदर 2 84 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये भाग जा रहा है 4 और 2 42 बार। 42 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 और 1 बार। अब 21 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं तो मैं दे रहे हैं 3 का, तो ये 7 बार और 7 में 7 का भाग दिया 1। तो 36 का गुणनखंड किया तो ये 2 आ रहे हैं 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7। अब 2 यहाँ पर 4 बार आ रहा है तो 2 की घात लिख दूँ 4 और 3 इंटू 7। अब आगे दूसरी संख्या 54। 54 का आपको पहले तो गुणनखंड करना है। 54 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 27 बार और 27 के अंदर 3 का भाग दिया, ये भाग जा रहा है आपके 9 बार और 9 में 3 का दिया 3, 3 में 3 का दिया 1। तो मैं 54 बराबर लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर 3 बार आ रखा है तो 2 इंटू 3 की घात हो जाएगी 3। अब आपको इसका पहले HCF की निकालना है और उसके बाद HCM निकालना है और उसके बाद जांच करनी है। तो 336,54 का HCF क्या होता है, जो इससे आगे वाली क्लास है उसके अंदर मैंने बताया था कि जो कॉमन आ रहा है उसकी छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पर देखो कॉमन 2 यहाँ पर भी है और 2 इसमें भी है, तो छोटी घात वाली मतलब ये 2 लेना है। एक तो ये आ गया और उभयनिष्ठ आ रहा है एक ये और एक ये, इसमें घात 3 है इसमें घात 1 है तो ये वाली लेनी है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो गया 6। तो आपके 36 और 336 और 54 का HCF आ गया 6। अब आपको LCM ज्ञात करना है। 336, 54 का LCM। अब LCM के अंदर देखो LCM जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी घात और पीछे जो संख्या बच रही है वो पूरी संख्या लेनी है। तो इसमें दोनों में बड़ी घात ये तो 2 की घात 4 इंटू और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 तो इनमें बड़ी घात हो जाएगी 3 की घात 3 और पीछे बच रहा है 7 तो ये 7 और लिखना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की घात 4 है तो 2 को मैं लिख दूँ 4 बार और इसके बाद ये 3 की घात 3 है तो 3 को लिख दूँ 3 बार और पीछे 7 का 7। 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया ये हो गया आपके 16। 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 3 से गुणा करोगे तो 9 3 27 और बाद में 7। पहले हम 16 को 27 से गुणा करवाते हैं। 16 इंटू 27, 5 7 35 6 7 42, ये 2 बार 4 और ये 7 7 और 4 हो गया आपके 11 इंटू ये गुणा करोगे तो 8, सॉरी 2 का बारह 6 बार बोलोगे तो ये हो गया 12, 1 2 और 1 ये 3। तो इन दोनों को ये 2 3 4 इन दोनों को गुणा करवाने पर आपके आ गए 432। 432 को गुणा करवानी है 7 से, 7 2 14, 1 21 और 22, 2 28 29 और 30, तो ये आपके आ गया 3024। तो इन दोनों संख्याओं का LCM आपके आ गया 3024। HCF इन दोनों के HCF तो आया 6 और LCM आ गया आपके 3024। अब आपको क्वेश्चन में आगे पूछा है कि दोनों संख्या गुणनफल और HCF और HCF। अब इसकी जांच और करनी है। तो जांच दोनों संख्या में मान लेता हूँ A और B। तो A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। तो ए पहली संख्या कौन सी 336 इंटू बी के अंदर 54। अब इन दोनों का HCF कितना आया 6 और LCM आपका आ गया 3024। पहले इन दोनों को गुणा करनी है बाद में इन दोनों को गुणा करनी है। अगर बराबर आ रहे हैं तो तब तो हमारा जो ये HCF और LCM निकाला वो सही है, नहीं तो गलत है। तो पहले इनकी गुणा करवा देते हैं।
336 इंटू 54, 7 4 छंग 24, 2 12 13 14 1 12 और 1 13 इंटू, उसके बाद ये हो गया 5 छंग 30, 30 का जीरा हासिल 3 और 5 3 15, 15 3 18, 18 का 1 और फिर 15 15 और 1 16, ये आपके हो गया 4 4, ये 1 1 और 6 7 और 1 8 और 1 ये 1, तो ये 18,144, 336 और 54 को गुणा कराने पर आप क्या आ रहे हैं 18,144। अब इन दोनों को 80 और 80 को गुणा करवाते हैं, अगर ये बराबर आ रहे हैं तब तो सही है, नहीं तो गलत है। 3024 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 2 बार, ये 14 1 1 और 3 छंग 18, तो ये भी आ रहे हैं आपके 18,144, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने 80 और 80 निकाला है वो सही है। ये आपके दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन। 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जिसके अंदर पहले आपको दे रखा है 312 और पहले आपको दे रखा है 12 15 और 21, इन तीनों का पहले तो आपको एलसीएम और बाद में एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उससे पहले आपको इसका गुणनखंड करना होगा। तो 12 का गुणनखंड करूंगा 2, 6 बार 2 का दिया 3 3 और 1, तो मैं 12 बराबर लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर 2 2 बार आ रखा है तो मैं 2 का 2 और 3 का 3। उसके बाद हम 15 का करेंगे, तो 15 का गुणनखंड करने पर 15 के अंदर 3 का भाग दिया 5 बार, 5 में 5 का दिया 1, तो 15 के बराबर मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। उसके बाद हम 21 का करेंगे, 21 के अंदर सबसे छोटी संख्या 3 का भाग दिया 7, 7 में गया 1 बार, तो 21 बराबर मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। अब हम इनका पहले तो एचसीएफ और बाद में एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12, 15 और 21 का पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ होता क्या है, जो कॉमन आ रहा है उसकी छोटी घात है आपको लेनी है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 12 15 और 21 का एचसीएफ आ गया आपके 3, और इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें 5, इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 2। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। अब एलसीएम के अंदर देखो, एलसीएम जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी घात लेनी है, तो इसमें बड़ी घात है, इसमें सबके अंदर एक एक है, तो ये एक तो आ गया 3, उसके बाद पीछे जो भी है वो पूरा लेना है, 2 की घात 2 और उसके बाद ये 5 इंटू 7। अब इनको आपस में गुणा करवानी है, 3 2 का 2 की घात 2 का मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, फिर 5 7 35, 5 को 7 से गुणा किया तो ये 35। अब 3 को गुणा करवानी है 4 से, 4 3 12 इंटू 35। अब 12 को गुणा करवानी है 35 से, 5 2 10 1 और ये 5 और ये 6 और ये 6 और ये 3, तो ये हो गया 0 और 6 6 12 1 और ये 6, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 420, और इनका एचसीएफ आया 3, और इन दोनों संख्याओं का तीनों संख्याओं का एलसीएम आया आपके 420। बस इतना ही करना है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के अंदर 17 23 29, पहले तो हम गुणनखंड करते हैं। तो 17 का करेंगे तो 17 इंटू 1, उसके बाद 23 के करेंगे तो 23 इंटू 1, और 29 का करेंगे तो 29 के अंदर और किसी का भाग जाता नहीं है, तो 29 के अंदर करेंगे तो 29 इंटू 1। तो पहले लिखेंगे 17 23 और 29, 29 का 17 23 और 29 का एचसीएफ। अब एचसीएफ इन जो कॉमन आ रहा है और उभयनिष्ठ होना चाहिए, और उसकी घात छोटी घात वाले लेना, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो इसका एचसीएफ तो आ गया 1, और एलसीएम, एलसीएम जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही है, इंटू 1 ले लिया, और उसके बाद जो पीछे बचा है वो पूरा लेना है। तो ये हो गया 17 इंटू और क्या बचा है 23, और 23 के बाद ये बचा है 29, तीनों के गुणा करवाएंगे सेम आएगी। फिर उसके बाद हम 17 को 23 से गुणा करवाते हैं, 17 और 23, 7 तेरी 21, ये 2, फिर एक बार बोलेंगे तो 3 3 और ये 5, फिर 2 का गुणा करवाएंगे 7 से 14 1 और ये हो गया 3, फिर ये 1 और 5 और 4 9 और ये 3, ये आपके आ गया 391। अब 391 को गुणा करवानी है 29 से, तो 1 से गुणा कराएंगे तो ये 9 और 9 9 81 का 1 ये 8, और 3 27 27 और 8 आपके हो गए 35। अब गुणा का निशान अब 2 से करवाते हैं, ये हो गया आपके 2 2 और 18 1 4 1 ये 7। अब इनको जोड़ देते हैं 9 3 8 5 13 1, ये आपके हो गया 11, तो ये आपके आ गए 11,339। तो इन तीनों संख्या का एलसीएम आ गया 11,339, ये करना है। अब तीसरा है, अब तीसरे के अंदर
8, 9 और 25 का। तो पहले हम 8 का गुणनखंड करेंगे, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। अब यहाँ पर देखो कॉमन कोई संख्या नहीं आ रही है, तो मैं इसके गुणा में 1 लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके गुणा में 1 लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 25 और 5 इंटू 5 के मैं 1 लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनका 8, 9 और 25 का HCF। HCF तो इनमें देखो जो कॉमन आ रहा है और जिस पर घात कम होनी चाहिए, तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो इसका HCF तो आ गया 1। अब एलसीएम जो कॉमन आ रहा है वो लेनी है, इंटू पीछे जो बच गए वो सारी संख्या लेनी है। तो 2 ये बचे 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर यहाँ पर बचे हैं 3 इंटू 3, और फिर ये बचे हैं 5 इंटू 5। इन सभी को गुणा करोगे तो ये आएगा आपके 1800, और ये आ गया 1। इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको HCF 306 और 657 का 9 दे रखा है। HCF आपको दे रखा है 9, और LCM आपको ज्ञात करना है। दो संख्या आपके कौन कौन सी, 101 तो दे रखी है 306 और 657, दो संख्या दे रखी है जिसमें से एक HCF दे रखा है, आपको LCM ज्ञात करना है। तो पहले आप यहाँ पर लिखो, हल ऊपर लिखना दिया है के अंदर आपको लिखना है HCF कौन कौन सी संख्या, 306 और 657 का, दोनों संख्याओं का HCF आपको दे रखा है 9। आपको ज्ञात करना है LCM। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है HCF इंटू LCM, इनके बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी, एक तो 306 इंटू गुणनफल दूसरी संख्या हो गई 657, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है HCF तो आपको दे रखा है 9, और LCM ज्ञात करना है तो LCM की जगह LCM लिख दो। अब आपको LCM ज्ञात करना है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, LCM यहाँ पर कितने 306 इंटू 657। अब ये यहाँ पर गुणा में है तो बराबर की साइड में आएगा, तो ये आ गया भाग में। अब इधर देखो LCM, अब 306 के अंदर मैं भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा आपके 9 के पाटे से ये गया 3, और फिर ये 4 बार 34 बार, ये 9 के पाटे से ये कट गया 34 बार, फिर इंटू के अंदर 657। अब 34 को 4 गया 34 इंटू 657। अब 657 को गुणा करवानी है 34 से, 7 चौक 28, 28 का 8, ये 2 4 5 20, 2 22, ये 2 24 25 और ये 26। अब गुणा करवानी है आपको 3 से, 7 21, ये 2 16 17 1, और 18 18 1 19, फिर आपके ये 8 3, ये 3 1, और ये 2 ये 1 ये 2, तो ये आपके आ गया 22,338, 22,338। बस ये इसका आंसर है। LCM बराबर आ गया 22,838। नीचे लिखो कहते LCM कौन कौन सी संख्या, एक तो है 306 इंटू 657 बराबर 22,338 है। ये इसका उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है पांचवा क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या अंक के लिए संख्या 6 की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको बताना हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर एक नाम आ रखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू और अनंत तक जाती है। तो अन बराबर आपको लेना है 1 2 3 आगे, और अन बराबर आपको लेना है 1 2 3 4 यहाँ तक लेते जाना है, और आपको ये बताना है कि क्या ये 0 पर समाप्त होती है या नहीं। जैसे मान लो मैंने 6 की घात पहले लिया 1, तो 6 की घात 1 का मतलब 6, फिर मैं ले रहा हूँ 2, तो 6 की घात 2 का मतलब 6 इंटू 6 करूँगा तो ये आ रहे हैं 36। उसके बाद मैं 6 की घात ले रहा हूँ 3, तो 6 इंटू 6 बराबर ये आपके आगे 216। और उसके बाद आप जैसे लेते जाओगे तो ये आप देखोगे तो इक्का एक अंक आप 6 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6। लेकिन ये पूछ रहा है क्या ये 0 पर समाप्त होगी, लेकिन इसमें हम देखने पर आ रहा है कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, ये 6 पर समाप्त हो रही है। तो मैं 0 पर ये समाप्त कब होगी ये देखते हैं। यदि इनके गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 आ जाए और फिर घात हो अन, तो फिर ये क्या होगी 0 पर समाप्त होगी। कैसे, जैसे मान लो 2 इंटू 5 का मतलब हो गया 10, और 10 की घात अन का मतलब जहाँ 1 2 3 4 ये लिखनी है प्राकृत संख्या, तो 10 की घात मैं लिख रहा हूँ पहले 1, तो ये आ गया 10,
10 की घात मैं लिख रहा हूँ 2, ये आ गया 100। फिर 10 की घात मैं लिख रहा हूँ 3, तो ये आ रहा है 1000। तो ये संख्या क्या है कि 0 पर समाप्त हो रही है। यदि किसी संख्या का गुणनखंड 2 × 5 है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। लेकिन हम 6 का गुणनखंड करें तो 6 का गुणनखंड हो रहा है 2 × 3, 2 × 3, इसलिए ये संख्या क्या है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले लिखोगे हल। 6 की घात कितनी दे रखी है? 8। 6 की घात दे रखी है, ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी ये बताना है। चूंकि 6 की घात का गुणनखंड करने पर ये 2 × 5 का रूप नहीं बनाती है, ये रूप नहीं बनाती है। अतः के अंदर लिखोगे 6 की घात n, जहाँ n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या वो संख्या जो 1 से शुरू और अनंत तक जाती हो। अतः 6 की घात n, जहाँ n प्राकृत संख्या है के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इसका इतना ही लिखना है, इससे अधिक आपको कुछ नहीं लिखना है। ध्यान ये रखना है, अगर ये 2 × 5 का गुणनखंड करने पर 2 × 5 का रूप बनाती हैं तब तो ये 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। हम 6 का अगर गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पर ये 2 × 3 आ रही है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। आपको सिर्फ ये इतना लिखना है, वो रफ कार्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख देना, 6 का गुणनखंड करने पर 2 × 3 आ रहा है, इसलिए ये नहीं बना रही, ताकि आपको ध्यान में रहे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, वाक्य कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है ये पूछा है, आपको इसका कारण बताना है। तो एक तो संख्या होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या होती है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या होती है वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे मैंने लिखा 4, अब 4 के गुणनखंड करूंगा तो 2 × 2 × 1, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या। मैंने लिखा 3, तो 3 का मैं अगर गुणनखंड करूंगा तो 3 × 1, तो इसके केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए तो ये हो गई अभाज्य संख्या और 4 हो गई आपके भाज्य संख्या। आपको ये 2 संख्या दे रखी है, इसमें यह बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके अंदर पहले लिखोगे हल। पहला संख्या दे रखी है आपके 7 × 11 × 13 × 13 + 13। अब देखो ये तीनों संख्या गुणा के अंदर है, तो अगर गुणा के अंदर है तो ये तीनों एक संख्या होगी और एक संख्या होगी आपकी ये 13। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो मैं यहाँ 13 कॉमन ले लेता हूँ, 13 ले लिया बाहर, तो यहाँ पर बनता 7 × 11 और फिर प्लस का प्लस और 13 बाहर चला गया, तो यहाँ पर बनता केवल 1। अब ये 13 × 7 को अंदर गुणा कराऊंगा तो ये तो हो गया 77 + 1। अब देखो 13 × 77 और 1 हो गया आपके 78, 77 और 1 78। अब 78 को गुणा करवानी है 13 से, 3 × 8 = 24, 2 = 21, ये हो गया 23 और ये हो गया 8 और ये 7, फिर ये 4 1 और फिर ये आपके हो गया 3 और ये 10, 1014। या फिर आप यहाँ तक देखो, अब यहाँ पर मैंने एक संख्या आ रखी है 13 और 1 आ रखी है 78। इनके देखो एक गुणनखंड ये हो गया, 78 का मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा, इसलिए ये संख्या आपके क्या होगी? भाज्य संख्या। तो यहाँ लिखोगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। जैसे मान लो एक तो हो गया 13 और 78 का मैं गुणनखंड करूंगा तो 78 को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, तो इसलिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गया और 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो ये संख्या होती है भाज्य संख्या। ये पहला संख्या कंप्लीट होगी। अब देखो दूसरी संख्या आपको दे रखी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। तो ये पूरी संख्या होगी, एक और एक संख्या होगी, ये 2 पद हो गए। अब इसमें से देखो कॉमन आ रहा है 5, इसमें भी है, इसमें तो मैं 5 ले लेता हूँ बाहर। तो यहाँ पर बनता 7 × 6, फिर 4 × 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ पर 5 बार चला गया तो बनता 1। अब इसको अंदर गुणा करो पहले, ये हो गया 5, 7 को 6 से गुणा करोगे 7 संग 42 × 4 को इससे गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा करोगे 24, 24 को 1 से गुणा करोगे दिया हो गया 24 और प्लस के अंदर 1। अब 42 और 24 को गुणा करवाते हैं पहले, 42 × 24
8 और 4 को 4 से गुणा करोगे 16, ये हो गया 4 और ये हो गया आपके 8, ये 8 और 4 और 6 हो गया 10, 1 और ये हो गया 9, 9 और 1 ये 10, 1008, 1008 है यहाँ। इन दोनों गुणा करवाने पर आ रहे हैं 1008। 1008 में 1 जोड़ना है तो 5 इंटू 1008 में आप 1 जोड़ोगे तो 1000, ये हो गया आपके 9। अब यहाँ पर देखो 1 तो ये हो गया और 1009 का मैं गुणनखंड करूंगा तो दो छोटी छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ सकता हूं, तो इसलिए इनके भी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, इसलिए ये भी संख्या हो गई आपके भाज्य संख्या। तो इसके में लिखोगे संख्या के 2 या संख्या के 2 से अधिक, संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या मैंने इस पहली वाली क्लास में बता दिया, आप वहां से जाके इसको भाज्य और ये भाज्य संख्या को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को मिनट लगते हैं 18। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने पर, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगता है। मैदान ये है, ये पथ है और रवि को मिनट लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। आगे इसमें दे रखा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान पर, यानी कि एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? वो एक स्थान पर से चलना प्रारंभ करते हैं और ये पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान पर वापस कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, ये बताना है। तो इसके लिए आपको कम से कम समय पूछा है, तो कम से कम समय में आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर लिखोगे एल 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करोगे। तो 18 का आप गुणनखंड करोगे, 2 का भाग दिया 9, 3, 3, 3 और 1 और उसके बाद 12, 2, 6, 2, 3, 3 और 1। तो 18 का गुणनखंड करने पर आ रहे हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 3, और या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 और फिर 12। तो 12 का गुणनखंड करने पर आ गया है 2 इंटू 3, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2 इंटू 3। अब एलसीएम क्या होता है? जो बेनिस्ट आ रहा है उसकी बड़ी घात वो लेनी है और बाद में पीछे जो संख्या बच रखी है वो पूरी संख्या लेनी है। तो एलसीएम में बेनिस्ट देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों में बड़ी घात वाली संख्या लेनी है। तो 2 की घात 2, एक तो ये ले लूंगा इंटू, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इन दोनों में बड़ी घात वाली लेनी है तो 3 की घात 2 ये लूंगा। तो 2 की घात 2 का मतलब 4, ये हो गया 9 और इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 36। तो 36 मिनट के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपके प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है और ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये रफ कार्य था। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ जाना आप।